नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए एक काफ़ी बड़ा वित्त आवंटित किया है और इसी प्रकार से वीनस ऑर्बिटर मिशन अब एक नए रूप में आने वाला है। किस प्रकार से वीनस ऑर्बिटर मिशन आगे चलेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। इसे शुक्रयान भी कहते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वीनस ऑर्बिटर मिशन को, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर देखें तो 1236 करोड़ है और यहाँ पे 824 करोड़ बाकी स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड पेलोड्स के लिए दिया गया है। इसका कार्य क्या होगा कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करें वीनस की, तो ये अर्थ की ईवल ट्विन भी मानी जाती है। ईवल ट्विन से मेरा मतलब है कहने का कि ये बिल्कुल अर्थ के संरचना की है, पर ईवल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म मानी जाती है। इसके अलावा इसका काम है कि वीनस के सरफेस, एटमॉस्फेयर और एवोल्यूशन को पढ़ना और कंपेयर करना कि पृथ्वी के एवोल्यूशन से ये कितना डिफरेंट है या कितना सिमिलर है। इसका लॉन्च बोला गया है 2028 तक हो सकता है। मिशन वैसे तो शेड्यूल्ड है और 2028 तक लॉन्च होने के लिए हो सकता है कि इस मिशन को अगर 2028 में ना लॉन्च कर पाए तो विंडो थोड़ी सी दूसरी हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जहाँ पे अर्थ और वीनस बहुत करीब होते हैं और इस समय पे लॉन्च करना इसको ज़्यादा सही माना जाता है। वीनस की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम में, ये दूसरे नंबर का ग्रह है। मरकरी, वीनस, फिर अर्थ आता है और वीनस अगर बात करें ये दूसरे नंबर पे आता है। साथ ही साथ ये एक टेरिटोरियल या रॉकी प्लैनेट है। क्यों रॉकी है? क्योंकि रॉक से बना हुआ है। इसके पास भी एक एटमॉस्फेयर है, जैसे पृथ्वी के पास अपना एटमॉस्फेयर वैसे इसके पास भी है। साथ ही साथ वीनस ऑफन नेकेड आई से विजिबल होता है, यानी कि आप बिना टेलीस्कोप का उपयोग किए इसको देख सकते हैं। अर्थ की ट्विन मानी जाती है स्मॉलर साइज की वजह से, पर स्पेस क्रोब्स ने कहा है कि इसका एनवायरनमेंट रहने लायक नहीं है, इनहॉस्पिटेबल है, यानी कि यहाँ रहने के लिए आपको उसी प्रकार का इवॉल्व करना पड़ेगा। इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिक है। सबसे ज़्यादा इसमें जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। 96.5% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है CO2 की। हमको पता है CO2 क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाती है? क्योंकि भाई ये आने वाली सूर्य की विकिरणों के लिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, पर जो जाने वाली लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनके लिए अपारदर्शी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारी पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि CO2 ही एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को यहाँ पे बरकरार रखती है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इसके पास प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 3.5% से प्रेजेंट है। ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ये 0.9 है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल्स के लेके, यानी कि अगर आप डंक करने के लिए अर्थ पे 10 फीट की ऊंचाई तक कूद सकते हैं तो वीनस में आप 11 फीट की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। सरफेस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अर्थ पे जितना एयर प्रेशर है उससे 10 गुना ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा 90 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा टेम्परेचर 870 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 465 डिग्री सेल्सियस। विंड्स यहाँ पे 220 माइल्स पर आवर यानी कि 100 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से, मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती हैं। सरफेस की बात करें तो सरफेस इसका फोटोग्राफ हो चुका था 1982 में, मतलब हमने सरफेस की फोटोग्राफ ले ली थी। साथ ही साथ जैसे हमारे अर्थ का एक मेटल कोर है, हमारे अर्थ में जो मेटल कोर है इसमें क्या क्या है? इसमें है निकल। अगर हम अर्थ की बात करें तो इसमें है निकल और आयन, तभी हम इसको क्या कहते हैं? नाइफ लेयर कहते हैं। और सिमिलरली अगर वीनस की बात करें तो वीनस के पास भी एक मेटल कोर ही है, यानी इसका कोर भी मेटल से ही बना हुआ है। पर यहाँ में ये नहीं समझ में आता कि इसका जो कोर है वो सॉलिड है या लिक्विड है। अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास कोर में भी दो भाग होते हैं। एक तो इनर कोर है जो कि सॉलिड है और एक आउटर कोर है जो कि लिक्विड है। पर हमको बस इतना पता है वीनस के बारे में कि इसका कोर तो मेटल है, पर हमको ये नहीं पता वो मोल्टन पिघला हुआ है या फिर वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। वीनस का मैग्नेटिक फील्ड वीक है और यहाँ पे कोई भी डायनेमो कोर में नहीं करता है। डायनेमो यानी कि हिलाता नहीं है कोर को। बेसिकली हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड अच्छी है, जिसकी वजह से हमारा कोर भी उसी हिसाब से मैग्नेटिज्म दिखाता है। इसके अलावा वीनस 12,100 किलोमीटर इन डायमीटर है, जिसकी वजह से ये हमारे अर्थ से थोड़ा सा छोटा है। इसके अलावा अगर बात करें ये चर्चा में क्यों है, अचानक से चर्चा में क्यों आया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले कैबिनेट ने हाल ही में
वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान मंगलयान मिशन की सफलता हो ही चुकी है, इसी वजह से हमने वीनस ऑर्बिटर मिशन निकाला है, क्योंकि हमने 2013 में मंगल को पढ़ा था। चंद्रयान सीरीज हमारी 2008 से चल रही है और चंद्रयान 4 जो है ये एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा और ये 2028 में हम लॉन्च करेंगे। तो इसको भी अप्रूव हाल ही में कर दिया गया है और इसी साल हमें ध्यान रखना है, इसी साल वीनस ऑर्बिटर मिशन भी जाने वाला है। ठीक है, तो 2028 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होगा हमारे स्पेस के पर्सपेक्टिव से। इसरो का लक्ष्य चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद शुक्र ग्रह को पढ़ना है। इसके अलावा पृथ्वी से शुक्र काफ़ी नज़दीक है, इसलिए अध्ययन में नई जानकारियाँ मिलेंगी। वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत एक विशेष अंतरिक्ष यान तैयार किया जाएगा। ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, यानी कि ये ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर यानी कि ऑर्बिट करेगा, लैंड नहीं करेगा। लैंडर मिशन क्या होते हैं, जो सीधे सरफेस पे जाते हैं, पर क्योंकि इसकी सतह इतनी ज़्यादा गर्म है तो उस तरह की गर्मी झेलने वाला हमारे पास इस समय कोई उपकरण नहीं दिख रहा है जो कि पर्टिकुलरली वीनस में हम भेज सकें। इस वजह से इसे शुक्र ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडल, सूरज का क्या प्रभाव है, साथ ही साथ इसके अंदर इतना कार्बन डाइऑक्साइड क्यों उपस्थित है, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक कभी शुक्र ग्रह रहने लायक था, लेकिन फिर वह बदल गया और इसका भी अध्ययन किया जाएगा और ये भी समझा जाएगा क्या पृथ्वी में अगर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रही तो किसी प्रकार से हम भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा इसरो की अंतरिक्ष यान को बनाने और लॉन्च करने की जिम्मेदारी होगी। इसरो इस मिशन को मार्च 2028 में लॉन्च कर सकता है, क्योंकि इस समय शुक्र ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब होगा। इसके अलावा साथ ही सरकार ने इस मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी भी दी है। इसमें से 824 करोड़ रुपए सिर्फ शुक्रयान अंतरिक्ष यान पर खर्च होगा। इसके अलावा इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बीते साल इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में एक व्याख्या के दौरान भी ये कहा था कि शुक्र के वायुमंडल और उसके एसिडिक व्यवहार को समझने के लिए वहाँ एक मिशन भेजना जरूरी है, ताकि शुक्र ग्रह के वायुमंडलीय दबाव का अध्ययन किया जा सके। शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 100 गुना अधिक है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन है। इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष यान के शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अध्ययन करेगा। इसमें वैज्ञानिक पेलोड्स होंगे, साथ ही साथ 2 सबसे पेलोड्स हैं अगर बात करें, जो हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रेडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के साथ हैं। पेनिट्रेटिंग रेडार क्या होते हैं, जो बेसिकली सतह को काट के एकदम माफ़ कीजिएगा, वायुमंडल को काट के एकदम सतह तक पहुंच सके। शुक्रयान अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह के भौगोलिक संरचना और ज्वालामुखीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा। ग्रह की ज़मीनी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, हवा की गति, बादलों और दूसरी चीज़ों का भी अध्ययन करेगा। इसरो को यह मिशन 4 साल होगा, मतलब 4 साल का होगा। अगर 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा तो 2032 तक ये प्रॉपर लॉन्च होगा, मतलब 2032 तक ये प्रॉपरली काम करके वापस आ जाएगा। इसका महत्व क्या है, ये केवल ना भारत के लिए बल्कि वैश्विक वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत का शुक्र मिशन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष समुदाय को ग्रह के भविष्य के बारे में बताएगा और साथ ही साथ इसके अतीत के बारे में भी समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अरबों वर्ष पहले पृथ्वी भी रहने योग्य नहीं थी, यानी कि अभी से लेके बहुत साल पहले पृथ्वी योग्य नहीं थी रहने की। इसी प्रकार से आज वीनस योग्य नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वीनस कुछ सालों बाद योग्य हो जाए, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद योग्य हो जाए? इससे शुक्र ग्रह पर सौर विकिरण और सतह के कणों के बीच संबंध को समझाने में भी मदद मिलेगी। यद्यपि शुक्र की तपती सतह पर जीवन की संभावना फिलहाल कम मानी जाती है, लेकिन हाल की खोजों में दिलचस्प संभावनाएं पैदा की हैं। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के बादलों में फॉस्फीन की खोज की है, जो ग्रह के ठंडे, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवन का सूचक हो सकती है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि वीनस भले ही सतह में बहुत गर्म हो, पर जो ऊपर वाले एरियाज हैं वहाँ पे फॉस्फीन है, जो ऐसा प्रभाव डालते हैं कि यहाँ जीवन आ सकता है, जीवन रह सकता है। इस खोज ने पृथ्वी पर जीवन की संभावना के बारे में लोगों की आशा और जिज्ञासा दोनों ही जगा दी है। मिशन को चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहली बात चुनौती ये है कि उच्च तापमान और दबाव, 90 गुना ज़्यादा दबाव है पृथ्वी से।
तो ये समझ में आना चाहिए इतना दबाव झेलने लायक हमारे पास कोई ना कोई एक उपकरण होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसका तापमान भी बहुत ज़्यादा, आसपास कैसे रहेंगे। इसकी सतह का औसत तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जो अंतरिक्ष यान के घटकों को आसानी से क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकता है। शुक्र की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 90 गुना अधिक है। किसी भी लैंडर या रोवर के लिए इतने उच्च दबाव को झेलना अत्यंत चुनौती पूर्वक रहेगा। यानी कि अभी बस हम ऑर्बिटर मिशन भेज रहे हैं जो चारों ओर चक्कर लगाएगा। हम जब लैंडर कभी भेजना चाहेंगे तो हमें देखना पड़ेगा ऐसे उपकरण जो इतनी गर्मी झेल सके और इतना दबाव झेल सके। शुक्र की सतह के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल छाए रहते हैं, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो पृथ्वी पर जब होती है तो इसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड करवाती है। ये बादल तीव्र सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील के से बनने अंतरिक्ष के जितने यान होते हैं स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं या फिर ये टाइटेनियम से बने होते हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। शुक्र ग्रह पर सूर्य के प्रकाश की कमी है, जिसका उपयोग सौर पैनल द्वारा किया जा सकेगा। क्यों कमी है? भले ही सूर्य के बहुत पास है, पर बादल इतने मोटे हैं इसके कि ये सूर्य के विकिरण अपने तक पहुंचने नहीं देते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालियां जैसे रेडियो आइसोटोप, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग अन्य देशों द्वारा मिशनों में सफलतापूर्वक किया गया है, लेकिन सुरक्षा और विश्वसनीयता के संदर्भ में चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इसके अलावा पहले भी हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे हैं, जैसे कि वेनेरा सीरीज़ में के साथ सोवियत संघ शुक्र पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश है। उन्होंने 1961 और 1984 के बीच कई सफल मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें फ्लाई बाय, ऑर्बिटर, लैंडर, गुब्बारे भी शामिल हैं। फिर आता है पायनियर वीनस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1978 में शुक्र पर अपना पहला मिशन भेजा था। इसमें एक ऑर्बिटर और एक मल्टी प्रोब दोनों ही शामिल था, जिन्होंने रेडार मैपिंग का उपयोग करके ग्रह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था। इसमें वायुमंडलीय संरचना और तापमान, बादल संरचना और गतिशीलता और सतह की विशेषताएं भी शामिल थी। इसके अलावा हमने मैगेलन भी भेजा था, 1989 में नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसने सतह के बारे में मानचित्रण किया था और रेडार इमेजिंग का इसमें उपयोग हुआ था। मैगेलन ने 4 वर्षों के दौरान ग्रह के ऊपर सैकड़ों चक्कर भी लगाए थे। इसे भूविज्ञान के बारे में विस्तृत स्थलाकृति जानकारियां भी एकत्र की थी। अकात्सुकी यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा 2010 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका काम था इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करके शुक्र की वायुमंडलीय परिसंरचना पर ध्यान देना। इसके अलावा शुक्र ग्रह ये सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा है। ये पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है या कहलाती है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। माइक्रोबियल जीवन के एक संभावित संकेतक फॉस्फीन गैस का पता शुक्र के वायुमंडल से लगाया गया है। हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत शुक्र और यूरेनस अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूमते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट इन द एंटायर सोलर सिस्टम है। अब देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा तथा द्रव्यमान और आकार में छठा बड़ा ग्रह है। सूर्य को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और संरचना में पृथ्वी के ही समान है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं। धन्यवाद।